अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ निबास, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज का जो हमारा मौजू है हमारे प्रोग्राम का ज़रा अलग सा है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने काम और अपने मकसद के लिए जुनूनी होते हैं और उसे अपने सर पर सवार कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी है जो ख्वाब तो बड़े बड़े देखते हैं पर फजूल की डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने असल मकसद पर फोकस ही नहीं कर पाते हैं। और ये दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। और अगर एक्सट्रीम की तरह ये भी ज़िंदगी को जीने की नाकाम अप्रोचेज़ हैं। ज़िंदगी बहुत सादा है, ये एक सीधी सादी अप्रोच डिमांड कर रही होती है। और सीधी या फिर दुरुस्त अप्रोच ये है कि दरमियानी रास्ता अपनाया जाए, किसी भी लिहाज से हो सकता है, यानी ना ज़्यादा दाएं जानिब और ना ही ज़्यादा बाएं जानिब, मतलब तवाज़ुन बरकरार रखें, बैलेंस बरकरार रखें। और हर मामले की तरह इस मामले में भी एतदाल से काम लें, वरना आप या तो अपनी सेहत और ज़ाती ज़िंदगी गवा बैठेंगे या फिर अपना मकसद ही खो बैठेंगे। और एक और बात ये भी तय है कि आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, सिर्फ एक बैलेंस्ड अप्रोच ही आपको कामयाब बना सकती है। और ये वजह भी है कि आज के दौर में जहाँ कंपटीशन अपनी पीक पर है, कामयाब होना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन इस दौड़ में हम इतने भी मगन ना हो जाएं कि अपने लिए या अपने प्यारों के लिए हम वक्त ही ना निकाल सके, उनके साथ बैठ ही ना सके। लेकिन आपने ये भी करना है कि इस मसरूफ़ दौर में अपने लिए तो वक्त निकालना ही निकालना है, अपने प्यारों के लिए भी वक्त निकालना है। लेकिन उसके साथ साथ जनाब एक ये भी बात तय है कि आपने ये समझना चाहिए कि हर चीज़ की एक अहमियत होती है। कोई भी चीज़ हो सकती है वो आपकी ज़िंदगी में, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ या किसी अहम चीज़ के लिए हमें कुर्बान नहीं करना चाहिए और ना ही ये किया जा सकता है। और बात तो ये है कि कुर्बानी देना लाजमी भी नहीं है। और दूसरा ये कि मतलब इसके बगैर भी तो लोग कामयाब होते हैं ना, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं, कामयाब होते हैं, बड़ी कामयाबी के साथ, तरक्की के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। हाँ, मुश्किल ज़रूर है पर नामुमकिन नहीं है कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना। दूसरा ये कि आपको इसके लिए बस इतनी तरजीहात, अपनी जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करना है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, आपका मकसद क्या है, आपका अपनी ज़िंदगी के हवाले से मोटिव क्या है। उसके साथ साथ ये है कि ख़ुद को ये समझाना होगा कि जो चीज़ें हमारे लिए अहम हैं उनको हमने पहले करना है, बाद में उन चीज़ों की तरफ जाना है जो कम अहमियत रखती हैं। और दूसरी चीज़ कि ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस करना होगी हमें, क्योंकि बड़ी एक मशहूर कहावत भी है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ लाइफ मैनेजमेंट, कि इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता है। जब आप टाइम मैनेजमेंट को ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ सेट करना कितना अहम है। और कहा जाता है कि गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। इससे मुराद ये है कि जब दो चीज़ों के दरमियान एक वाज़े दीवार खड़ी कर दी जाए या एक कह लें कि डिस्टेंस मेंटेन कर दिया जाए, तो दोनों चीज़ें महफूज रहती हैं अपनी अपनी जगह। तो आप अमली ज़िंदगी में ये बात इस तरह समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हों या अपना किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों या आप अपने किसी भी जॉब के हवाले से काम कर रहे हैं, तो उस वक्त सिर्फ काम करना है। उसके दौरान चाहे कुछ भी हो जाए, आप किसी दूसरी चीज़ को अहमियत नहीं देंगे। और जब आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे तो फिर वो फैमिली टाइम ही होना चाहिए, ना कि आप उसमें अपने ऑफिस का काम कर रहे हो और किसी और चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना, तो ना आपका काम होगा और ना ही आपकी फैमिली आपसे राज़ी होगी। इसी में आपकी सेल्फ़ केयर भी है जो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। और अपनी ज़ात पर कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। कुछ लोग समझते हैं कि अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए। उन्हें ये समझना होगा कि सेल्फ़ केयर इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी ऑफ आवर लाइफ्स, कि ये लाजिम है हमारे लिए अपनी फ़िक्र करना। क्योंकि अगर आप ही बीमार पड़ जाएंगे तो कोई भी काम कैसे करेंगे आप, फिर चाहे वो भलाई का काम ही क्यों ना हो। जब आप तंदुरुस्त ही नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं उन लोगों की दूसरी किस्म की तरफ। वैसे तो उन लोगों के लिए भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं, बस उन्हें ये करना है कि वो बाकी चीज़ों से ज़रा अपनी नज़र हटाकर अपने मकसद पर ध्यान दें।
माना कि आपके लिए और भी सोचें ज़रूरी होती है और भी काम ज़रूरी होते हैं, पर ख़ुद ही सोचें कि अगर आप ज़िंदगी में अपना मकसद ही हासिल नहीं कर सके तो कौन ठहरेगा आपके पास। फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी सारी चीज़ें सिर्फ उसी वक्त तक साथ देंगे जब तक आप कामयाब रहेंगे या आपके कामयाब होने की तवक्को रहेगी उन्हें। एक कड़वा सच है ये, बिटर रियलिटी है कि नाकाम इंसान को यतीम बना देती है, नाकामी इंसान को यतीम बना देती है और कामयाबी के 100 माई बाप पैदा हो जाते हैं। तो अपने मकसद पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। आज वैसे भी वीकेंड है और ये टॉपिक भी इसीलिए चुना गया था, सिलेक्ट किया गया था कि आप अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कर सकें। अब आपके पास वक्त है, थोड़ा वक्त निकाल कर अपनी ज़िंदगी पर सोच विचार करें और देखें कि ये किधर को जा रही है। हमारी तो हमेशा आपके लिए दुआ यही रहती है कि आप एक तवाज़ुन और इत्तेदाल वाला रास्ता इख्तियार करें और आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत रहे, खुशगवार रहे और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। इसी वजह से हम अपना जो मौजू है या अपना जो टॉपिक होता है उसको सिलेक्ट भी इसी हवाले से करते हैं कि कोई जो नई चीज़ें हैं वो आप तक पहुंचाई जा सके। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अभी आगे बढ़ते हैं और अब बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग लेडी से आपकी मुलाकात करानी है जिनको आयरन लेडी का टाइटल भी दिया गया है पाकिस्तान में, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में नॉकआउट किया है बहुत से लोगों को, चैम्पियनशिप्स को, बल्कि इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और आयरन लेडी का कह लें कि टाइटल लेना कोई आसान काम नहीं होता है। वो इस वक्त 7 गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें साइकिलिंग है, कराटे है, जिम्नास्टिक है, वूशू, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग एंड कबड्डी। ये 7 गेम्स हैं जिनमें उन्होंने पार्टिसिपेशन की, उसमें कॉम्पिटिशन्स खेले और उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी, और उसमें मेडल्स भी लेकर आई, टाइटल भी लेकर आई हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इसमें, ये कि जिस दिन उनकी शादी थी, बल्कि शादी के अगले दिन ही वो कंपटीशन के लिए चली गई थी, पावर लिफ्टिंग की कंपटीशन के लिए। तो इतना जज्बा, इतना जुनून कहाँ से आया और क्या इजाज़त मिल गई थी आराम से कि वो अगले दिन ही चली जाएं कंपटीशन के लिए? तो उनसे बात करेंगे, उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ नीलम रियाज हम मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। नीलम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नीलम, सबसे पहले तो बताइए कि जो शादी के अगले दिन ही आप चली गई, वलीमे के अगले दिन गई थी आप? जी, वलीमे तो इजाज़त मिल गई थी आराम से? जी मैंने शादी ही इस शर्त पे की थी। अच्छा कि मैंने अपनी गेम जो है वो कंटिन्यू रखनी तो है। पता था कि मतलब वलीमे के अगले दिन कंपटीशन है? जी मुझे भी पता था और मैंने ससुराल वालों को भी पता था। हाँ। और मैंने तो अपने मेहंदी के दिन भी अपनी ट्रेनिंग की थी। अच्छा। और उसके बाद अपना मेहंदी का इवेंट अटेंड किया था और मुझे यहाँ तक इतना जुनून था कि मेरे ससुर ने भी फिर मुझे कब प्रमोट उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, आप खेल सकती हो, जहाँ जब तक आपका दिल करता है आप खेलो, मैं आपके साथ हूँ। तो जब उनकी स्पोर्ट साथ थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब पावर लिफ्टिंग का कंपटीशन खेला तो उसमें जब मैंने गोल्ड मेडल लिया, मेरे ससुराल वाले भी देखने के लिए आए हुए थे। तो मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि मैं आगे भी अपनी जर्नी जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सकती हूँ, कि मेरे साथ जो फैमिली है मेरी इन लॉज की, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। चलें, दैट्स गुड। मतलब वो जो आपने वो पावर लिफ्टिंग का करने गई थी कंपटीशन, उसमें गोल्ड मेडल आपने जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें गोल्ड मेडल भी लिया और अपनी वेट कैटेगरीज में मैंने रिकॉर्ड भी बनाए थे। क्या बात है, वाह जी वाह, दैट्स गुड। तो मुझे ये बताइए कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई आपकी, और 7 गेम्स में आप हिस्सा ले रही हो। ये वो 7 गेम्स हैं जिसमें आपको स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी का। मेंटली तो स्ट्रेंथन होते ही हैं, लेकिन आपका बॉडी फिजिकली आपका स्ट्रांग होना बड़ा ज़रूरी है इन 7 गेम्स के अंदर। तो कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, करियर कैसे स्टार्ट हुआ? ये मैंने स्टार्टिंग जो थी अपनी गेम्स साइकिलिंग से की थी। अच्छा। साइकिलिंग का कंपटीशन था हमारा, स्कूल लेवल पे था। तो जब वो परफॉर्म करने के लिए गई हूँ तो वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी की टीम भी थी, तो उनका कैंप लगा हुआ था। तो जब मेरी टाइमिंग साइकिलिंग की अच्छी आई थी तो उन्होंने अपनी टीम में मुझे सेलेक्ट कर लिया था। तो फर्स्ट टाइम? जी बिल्कुल, फर्स्ट टाइम मैं नेशनल गेम्स खेलने के लिए गई थी पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो घर वाले परमिशन नहीं थे देते। अच्छा। अम्मी अब्बू साथ थे, बड़ा भाई जो था वो कहता था कि नहीं खेलनी, अम्मी इसको कह देंगे बस इसने मगरिब से पहले घर में होना करना है, इसने नहीं जाना कहीं पे भी खेलने। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके साथ जब आपकी मदर फादर की सपोर्ट होती है ना, तो आपको ही भी अपना जो आपका एम होता है वो आप उसको ज़रूर विन करते हो। तो बस मामा पापा की सपोर्ट थी, उनकी वजह से ही मैं फ़र्स्ट टाइम खेलने के लिए गई।
एक मेडल का कह के निकली थी कि एक मेडल बस मैंने लेना है। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब वो वाला मेडल मैंने लिया तो उसके बाद मुझे ज़्यादा शौक़ पैदा हो गया कि नहीं मैंने आगे भी खेलना है। वहाँ से फिर स्कूल लेवल पे जिमनास्टिक भी स्टार्ट की, तो जिमनास्टिक के साथ दूसरी गेम्स भी स्कूल लेवल पे खेलती थी। फिर जब फर्स्ट टाइम टीम जिमनास्टिक की बनी तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर जिमनास्टिक में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। इसी तरह ही फिर कराटे की थी। कराटे ज़्यादा शौक़ इसलिए था कि ख़ुद को सेव करने के लिए, डिफेंस के लिए जो है वो मैंने कराटे ज़रूर सीखने हैं। तो बस सीखने के लिए गई थी, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपटीशन खेला और उसमें भी अपना बेस्ट दिया। उसके बाद वुशु जो है वो रियल फाइट है। अच्छा। तो वो आप कंपटीशन ऐसा होता है कि या मार जाओ या मार दो, कि इस तरह की रियल फाइट होती है। तो वो मैंने ट्रेनिंग भी लड़कों के साथ ही की थी, सिर्फ इसीलिए कि मैं अपनी ट्रेनिंग जो है वो अच्छी करके अपना कंपटीशन विन कर सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने विन किया। तो जब वेट लिफ्टिंग में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ तो मैंने कहा था सर मुझे तो वेट लिफ्टिंग आती ही नहीं है, और ज़्यादातर इसके कमेंट्स ये थे कि ये लड़कों वाली गेम है, ये तो लड़कियां कर ही नहीं सकती, या वेट लिफ्टिंग या फिर कबड्डी। जी बिल्कुल। तो मैंने जब वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की है तो मैंने ओनली 15 डेज़ की ट्रेनिंग से फर्स्ट टाइम नेशनल खेली। अच्छा। तो जब उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया फिर मुझे और शौक़ पैदा हो गया कि मैंने खेलनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेट लिफ्टिंग भी मैंने ऐसे स्टार्ट की। तो वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रही थी तो हमारा कैंप जो था वो कबड्डी का लगा था। और माशाल्लाह से आप चली गई। माशाल्लाह से वर्ल्ड कप था वो। तो उसमें मुझे शौक़ था ग्रीन कोट का कि मैंने ग्रीन कोट पहनना है, तो इसकी ख्वाहिश थी बहुत ज़्यादा। तो मेरे कोच ने मुझे कहा कि आप माशाल्लाह से टैलेंटेड हो, आप अच्छा परफॉर्म कर सकती हो, तो आप ऐसा करो आप इसमें आ जाओ कबड्डी में ना, ठीक है, इसमें आपको पाकिस्तान कलर भी मिलेगा और आप अपनी परफॉर्मेंस भी देना। मैंने कहा सर कबड्डी तो कभी भी नहीं खेली, कहाँ से? वो कहते कैंप लगा है, आप ट्रेनिंग करो, इंशाल्लाह ताला आप अच्छा परफॉर्म करोगी। बस अपने ग्रीन कोट के लालच से गई थी मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें जब मैंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्म करके तो मैंने जो है वो कबड्डी में फ़र्स्ट टाइम हमारी 2013 में टीम गई थी, तब 4th नंबर पे थी। अच्छा। इंडिया में हमारा वर्ल्ड कप हुआ था। अच्छा। जब सेकेंड टाइम गई हैं तो उसमें ब्राउन्स मेडल लेकर आए थे। तो इस चीज़ की ज़्यादा खुशी थी कि इंडिया की कैप्टन ने माइक में आगे जब ये बोला था कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की वुमेन की टीम इतनी कम ट्रेनिंग से इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र वाले मोमेंट थे। बस इसी तरह ही मैंने फिर वो वाली गेम चूज़ कर ली कि हम लोग लड़कियां किसी से कम नहीं है। कितने साल हो गए आपको इस पूरी जर्नी को कंटिन्यू करते हुए? मुझे मतलब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी? 16-17 साल हो गए हैं, स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह खेल रही हूँ, सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए टाइटल ले रही हूँ और इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि आगे भी पाकिस्तान का परचम जो है वो बुलंद करती रहूँगी। नीलम कभी कभी हमें होता है ना कि हम कुछ कर रहे हों लेकिन उसमें हमें अप्रिसिएशन ना मिल रही हो, या उस तरह हमें फीडबैक ना मिले, या हमें लोगों से सपोर्ट ना मिल रही हो, तो कहीं ना कहीं हम डिसहार्ट हो जाते हैं और एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम कभी ऐसा सोचते हैं कि बस छोड़ देते हैं इसको, कुछ और कर लेते हैं। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी स्टार्टिंग पे था ऐसा, क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए थे खेलते हुए। तो जब कोई मुझसे पूछता था ना आप किसकी तरफ से खेलती हो, तो मैं कहती थी मैं वापडा की तरफ से खेलती हूँ। तो बस वापडा में ये था कि मेरी जॉब नहीं थी तब। अच्छा। जॉब कंफर्म नहीं थी मेरी, कॉन्ट्रैक्ट पे थे हम लोग। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए या तो आपको रीन्यू कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, या फिर आप अगर आपको इंजरी हो गई है स्फेयर किस्म की, तो आप फिर गेम से आउट हो जाते हो। अच्छा। फिर आपके पास जॉब नहीं होती। तो स्टार्टिंग पे ज़्यादा मुश्किल था काम। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वापडा हाइडल की तरफ से परफॉर्म कर रही हूँ, उन्होंने जो है वो मुझे जॉब दी है, तो स्टिल उनकी तरफ से खेल रही हूँ मैं। तो मैं मैसेज भी यही देती हूँ कि देखिए बहुत सारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बट ये है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हम जैसे प्लेयर जो हैं वो कितनी देर जो है वो खुद से अफोर्ड करके। लेकिन चले ये तो वही बात है ना, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, और दूसरा ये कि ट्रेनिंग की कमी है। आपको तो चले एक इदारे ने ले लिया, वापडा ने आपको परसू किया, आप उसमें से, और वहाँ पर ट्रेनर्स भी होते हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं, लेकिन जो खुद अपनी मदद आपके तहत जो एथलीट बन रहे होते हैं, रिप्रेजेंट पाकिस्तान को कर रहे होते हैं, उनके लिए क्या क्या मुश्किलात करनी पड़ती हैं उन्हें फेस? क्या उन्हें उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग मिलती है यहाँ पर पाकिस्तान में जो कि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो? नहीं, ट्रेनिंग जो है वो इस हिसाब से तो नहीं मिलती, क्योंकि ट्रेनिंग आपको अगर आपने कोई आपका बड़ा एम है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी ज़्यादा चाहिए होती है। तो उस लेवल के भी हमारे पास पाकिस्तान में कोच अवेलेबल नहीं है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से कि हमारे यहाँ पे कुछ जो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से
उनको इंटरनेशनली कैंप के लिए भेजना चाहिए और फेडरेशंस को भी चाहिए। जैसे हमारे ये वेट लिफ्टिंग की है तो हम लोग को कंपटीशन काफ़ी लेट मिलता है। अच्छा। तो हम लोग को कंपटीशन जो है वो हमारे साल में 2 से 3 कंपटीशन होने चाहिए ताकि हम लोग सब ट्रेनिंग में रहें। हाँ। क्योंकि हमारे फीमेल्स के कंपटीशन बहुत कम होते हैं। अच्छा, तो अगर बाहर की पाकिस्तान में भी नहीं कंट्रीज होते में, हैं? पाकिस्तान में भी बहुत कम होते हैं। ओके। अगर बाहर की कंट्रीज में देखा जाए तो उनमें आपको एक साल के अंदर 5-5, 6-6 कंपटीशन मिलते ताकि हैं। आप प्रैक्टिस में एटलीस्ट रहें, आउट ऑफ प्रैक्टिस ना हो जाए। तो ये फेडरेशंस को भी चाहिए और ये पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को भी चाहिए कि ये ट्रेनिंग्स के कैंप लगाएं बाकायदा, ताकि यहाँ से मजीद अच्छे प्लेयर्स जो है ना वो बाहर निकलें और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए जाएं। और जो खुद से अफोर्ड कर पाते हैं वो तो कर लेते हैं गेम। जो बहुत अच्छे प्लेयर हैं वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते और उसकी वजह से फिर वो टैलेंट जो है ना वो छुप जाता है और वो आगे नहीं आ पाता। तो नीलम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, लेकिन जाते जाते आप जो फीमेल्स आपको देख रहे हैं उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगी? उनको मैसेज मेरा यही है कि अगर आपके साथ आपके पेरेंट्स की सपोर्ट है तो आपको कोई भी जो है वो आपके टारगेट से दूर नहीं कर सकता। तो मदर फादर से भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके बच्चे में टैलेंट है, बच्चा है या बच्ची, मैं स्पेशली स्पोर्ट्स की बात नहीं करूँगी, स्पोर्ट्स से हट के भी जिस फील्ड का भी आपके बच्चे या बच्ची में टैलेंट है आप उसको सामने आने दें, उसको सपोर्ट करें, रिलेटिव्स की फिक्र करना छोड़ दें क्योंकि वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए आप अपने बच्चे को पाकिस्तान के लिए कुछ करने दें। थैंक यू सो मच। नीलम रियाज हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू सो मच नीलम फॉर कमिंग हियर। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से, जो कि किसी से भी ढका छुपा नहीं है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। और अभी कुछ दिन पहले ही मैट्रिक का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ और उसमें जो लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी रही है वो बहुत ही बुरी रही है कि हमारा जो लाहौर बोर्ड है वो तीसरे नंबर पर आया है। पहला जो बोर्ड है जिसने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दी है, जिनका 82% जो रिज़ल्ट्स हैं वो आए हैं, वो है डीजी खान के। और हमारे 69% जो रिज़ल्ट है उसकी बना पर हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं जितने भी बोर्ड्स हैं पाकिस्तान के। तो इस पर हमने बात करनी है कि क्या वजह है कि अभी भी ये प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस की और स्कूल्स की बहस एक चल रही होती है कि किस में हमने बच्चे को दाखिल कराना है, किस में नहीं कराना। फिर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम की बहस भी चल रही होती है। तो जो बच्चे पास हुए हैं उनके लिए आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और जो बच्चे पास नहीं हो सके हैं, जिनके अच्छे नंबर्स नहीं आए हैं, वो अपना फ्यूचर किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, या उनके पास आगे कौन कौन से रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको वो ऑप्ट करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं टेक्निकल कॉलेजेस एसोसिएशन के। काशिफ साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। और उसके साथ साथ राना अंसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, वो हैं ऑल पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइवेट कॉलेजेस एकेडमीज़ एसोसिएशन के। अंसर साहब आपको भी वेलकम कहते हैं। काशिफ साहब आप ही से स्टार्ट करेंगे। ये जो मैट्रिक का इम्तिहान आया है इस पर आप क्या कहेंगे, किस तरह का? 3rd नंबर पर हम आए हैं जितने भी बोर्ड्स थे, तो इस पे क्या आपका एनालिसिस है? जी शुक्रिया आपका मुनीबा, आपने मौका दिया बात करने का। एक्चुअली टोटल बच्चे जो अपीयर हुए थे वो थे तकरीबन 2.5 लाख, 2.5 लाख। हमारे लाहौर बोर्ड का रिज़ल्ट आता है 69.75 जी, और डीजी खान सबसे ऊपर रहा 82% पे। अब देखें इसमें काफ़ी सारे अनासर हैं। एक तो हमें सबसे पहले एक मैकेनिज़्म को समझना है, एक हमारे तालीमी निज़ाम को समझना है कि वो हमारा है क्या। अच्छा। हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो घूमता है एक रट्टा सिस्टम पे, एक रट्टा सिस्टम पर। तो जो रट्टा सिस्टम से बच्चे चल रहे हैं उनको हम शुरू से आदत डाल रहे हैं कि वो रट्टा लगाएं और एग्ज़ामिनेशंस दें। अच्छा। फिर इसके अंदर आप ये देखें कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो ब्रिटिशर्स ने एक निज़ाम बनाया था, और उनके पास निज़ाम ये था कि उनके पास मतलब जो उनका अपना सिस्टम था वो था 65% पासिंग मार्क्स। अच्छा। ये समझने वाली बात है। और उन्होंने हमारे लिए उसको तजवीज़ की कि और बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि जी ये पाकिस्तानी जो हैं इनका इंटेलिजेंस जो लेवल है, यानी हमारे जो बड़े सग़ीर का, इसका
वो थोड़ा कम है, यानी वो हाफ है हमसे। उन्होंने कहा जी आपके लिए 33%। आज तक वो 33% वाला निज़ाम अब तक चल रहा है। पिछले दिनों में एक चेंज आ रही थी कि जी पासिंग मार्क्स को बढ़ाना है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर हम वहीं के वहीं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन में जब लेट होगा, तालीमी निज़ाम इस तरह का होगा और रटा सिस्टम होगा, अल्टीमेटली आपका रिज़ल्ट मेंटेन नहीं होना। और फिर मुझे याद है 2001 में MD-CAT का बहुत बड़ा स्कैंडल निकला था, और वो भी मैंने ही उसको जो है वो हाईलाइट किया था। और फिर उसके बाद वो एक रेवोल्यूशनरी चेंज बन गया, यकीन करें आप। बहुत सारे चैनल्स ने बुलाया, मैंने आवाज़ उठाई, उसमें पेरेंट्स ने कॉल्स भी मुझे की कि जी आप बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे। अच्छा वो था क्या? वो था बहुत अच्छा इशू, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का अंदाज़ गलत था। तो आप अगर कहेंगे कि जी रिज़ल्ट अच्छे आए, तो रिज़ल्ट अच्छे कैसे आए? उस वक्त की सोच ये थी जो गवर्नमेंट थी कि जी आप बच्चों को जो है वो MD-CAT के एग्जामिनेशन जितने भी हैं वो आप टैब्स पे ले आए। टैबलेट्स पे एग्जामिनेशन होंगे, रिटर्न सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। उसके अंदर फिर बहुत सारा एक मेगा स्कैंडल था जो मैंने हाईलाइट किया था। और उसके बाद फिर वो एक प्रॉपर एक चेन बन गई। अच्छा, उसके अंदर जो पॉइंट्स थे वो ये थे कि जी हमें इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ चाहिए, क्योंकि MD-CAT के स्टूडेंट्स जो हैं वो बाद में डॉक्टर बनना, उनको इमीडिएट डिसीजंस चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अंदाज गलत था कि एकदम इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसको मैं ये लेता हूँ कि आप क्लास प्राइमरी 1 से इसके अंदर चेंज रिक्वायर्ड है। रट्टे से बच्चा बाहर निकले, जैसे कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन होते हैं, वहाँ का बच्चा जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के साथ आता है। हमारा बच्चा ऐसे याद करता है, और जो ही उसको ऐसे वो आ जाता है जिससे वो गैस पेपर्स को यूज़ करता है, जो कि गैस पेपर का रिवाज भी हमारे मुल्क में टोटल गलत है। ये गैस पेपर से बच्चा निकल के अगर डॉक्टर बनेगा तो वो क्या बनेगा? और फिर उससे गैस पेपर से 33 नंबर लेके पास होगा तो क्या बनेगा? क्या होगी, उसकी क्रेडिबिलिटी कहाँ पर जाएगी? हाँ ये इसका ही है, वो तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा ना। ठीक है। अच्छा, मैं अंसर साहब आपसे जान, क्योंकि आप कॉलेज और अकेडमीज़ के हैं प्रेसिडेंट ऑल प्राइवेट, तो ये जो मैट्रिक का रिज़ल्ट आया है जिसमें 2.5 जो बच्चे थे, 2.5 लाख बच्चे अपीयर हुए, जिसमें से 74,000 बच्चे फेल हो गए हैं। 1,74,000 तलबा पास हो गए। वो उन्होंने अब अपना फ्यूचर देखना है कि उन्होंने आगे क्या करना है। लेकिन ये जो 74,000 बच्चे मैट्रिक में फ़ेल हुए हैं, इसकी वजूहात क्या लगती हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। एजुकेशन का टॉपिक है, बड़ा अहम टॉपिक है। कौमों का मुस्तकबिल एजुकेशन से बनता है, ठीक। इसमें मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है कि ये एक एवरेज रिज़ल्ट है। पिछले साल जो है ये 74% रहा है लाहौर का, और इस साल 69% रहा है। हाँ। लाहौर आगे जाने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं, लेकिन लाहौर में तो ओवरऑल ही रिज़ल्ट पीछे होता है। अच्छा। दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मतलब जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, सियालकोट है, या वो जो मतलब हम उनसे पीछे हैं लाहौर एजुकेशन में। नहीं, एजुकेशन में शायद लाहौर को तो सिटी ऑफ कॉलेजेस, सिटी ऑफ स्कूल्स भी कहा जाता है। लोग यहाँ पर आते हैं हायर स्टडीज लेने के लिए। जो पासिंग रेट है या इसकी जो रेशो है, वो देहात के लोग हैं वो ज़्यादा मेहनती हैं लाहौर से। अच्छा। उनके जो सिस्टम तो वही है ना एजुकेशन का, कोर्स भी वही है, आउटलाइन भी वही है, ठीक है। तो वो जाहिर है कि उनकी पासिंग रेट ज़्यादा है। क्या वजह है फिर कि वहाँ पर पासिंग रेट ज़्यादा है, एजुकेशन एक जैसी है, करिकुलम एक जैसा है, स्टडीज़ एक जैसी हैं, तो फिर यहाँ पर पासिंग रेट इतना कम क्यों है और बाकी डिस्ट्रिक्ट में इतना ज़्यादा क्यों है? इसकी वजह ये भी है कि हमारा जो लाहौर शहर के लोग हैं, वो मैं ये समझता हूँ कि है तो सिटी ऑफ कॉलेज सिटी, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनमें वो डेकोरम स्टडी का या वो मैकेनिज्म स्ट्रगल वाला नहीं है। 9-10 जो सिस्टम है ना, 9-10 ये एक बेसिक वो लेवल होता है जिस पे बच्चे को ना बताया जाता है कि आपने FSC में आपका टारगेट कोई ना कोई मैट्रिक में ही आपको पता चलता है कि आगे जाके आपने फ्यूचर में क्या ऑप्ट करना है, किस फील्ड में जाना है। जो दूसरे शहर देहातों के लोग हैं, ज़ाहिर है लाहौर से जब निकल जाते हैं तो वो देहातों के लोग हैं, उनको ज़्यादा क्रेज़ होता है 9-10 में आगे आने का। अच्छा। उनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा, मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ 9-10 में, तो जो सिस्टम वहाँ पे असल में मैट्रिक का जो सिस्टम है ये पिछले तकरीबन 70 ईयर से कोर्स भी चेंज नहीं हो रहे, चीज़ें भी चेंज नहीं हो रही, तो स्टूडेंट जो है ना वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल स्टडी भी नहीं, जैसा सर ने बताई, तो है तो वही कोर्स, उसको बच्चे पढ़ के उसको रटा लगा के बच्चों ने पास आउट करना होता है। वही कोर्स है, वही क्वेश्चंस हैं। हाँ, थोड़ी सी चेंज आई है अब। अच्छा। पिछले 3-4 साल से, तो क्योंकि 60% जो है ऑब्जेक्टिव हो गए, जिसकी वजह से पास आउट रेशो ज़्यादा हो गई है। अच्छा। यानी उसमें ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन चूँकि ज़्यादा आ जाते हैं,
तो जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं उनको इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, वो ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ रहे होते, वो Practical ज़्यादा कर रहे वो होते हैं। शॉर्ट कोर्स पढ़ के शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पढ़ के वो क्लियर कर पाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एजुकेशन सिस्टम में कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी चाहिए, ठीक है। रिजल्ट तो मैं समझता हूँ 74% या 69% इतना कम रिजल्ट नहीं है। अच्छा, अगर 70% बच्चे पास हो रहे हैं किसी सिटी में तो ये ठीक है, ठीक है। बेशक दूसरे शहरों से कम है लेकिन ठीक है, हम रिज़ल्ट को ठीक मान लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने सिस्टम को, हमें अपने बुक्स को, हमें अपने जो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, क्या क्या लीकेजेस हैं अगर देखा जाए हमारे सिस्टम में, ये लूप होल्स क्या क्या हैं देखिए- हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिसको बेहतर करना चाहिए हमें? अच्छा, एक तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को हमने बेहतर करना है, अच्छा, सबसे बड़ी बात जो कि जिसकी वजह पे उसमें क्या मसला है एग्जामिनेशन उसमें सिस्टम मसला हमारा जिस तरह लाहौर में या इस तरह पंजाब में इस तरह होगा कि जो ही पेपर 10th के स्टार्ट हुए तो लाहौर में डिफरेंट सेंटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में जो है ना कैंडिडेट्स जो हैं या स्टूडेंट हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा नकल के इशू आए। ठीक है, तकरीबन पहले 3 से 4 पेपर इसी तरह गुजरे, अच्छा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट भी एक्टिव हुई, मिनिस्टर साहब भी एक्टिव हुए, तो इन्होंने पूरा अपने मिनिस्टर साहब भी निकले सुबह सुबह, तो इन्होंने फिर कैमराज लगाए, टीमें निकाली, लाहौर के अंदर एक्शन हुआ। तकरीबन 250 जो है स्टूडेंट चीटिंग के भी पकड़े गए, स्टूडेंट भी गिरफ्तार हुए, 65 के स्टूडेंट के ऊपर FIR भी हुई। इसके जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा। उसके बाद एक हवास ही बन गई कि मुश्किल है, मुश्किल लेकिन है। 10th के 50% पेपर ऐसे ही गुजरे हैं। हाँ, ठीक है। 50% ऐसे ही हो गए, सही, 50% एग्जाम जो है वो चीटिंग से ही वो हो गए। चीटिंग के हुए। तो ये एक सिस्टम को चेंज करना है अच्छा, हमारा, बेशक जैसा भी है, बेशक स्टूडेंट रटा लगा के या कंसेप्चुअल पे है, हमने अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को बिल्कुल क्लियर और पाक और साफ करना है कि जिसमें चांस ही ना हो ना कि आप कहीं पे चीटिंग कर सकते हैं, एक तो ये है या और बूटी माफिया जो है वो परवान चढ़ रहा है। बिल्कुल सही, एक तो ये है। दूसरा, हमें अपने सिस्टम के अंदर ना जो जिस तरह ये 60% सिलेबस है, मैं समझता हूँ कि इसको टोटल हमें कंसेप्चुअल कर देना चाहिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, कंसेप्चुअल, ताकि वो रट्टा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये इसके ऊपर करिकुलम के अंदर ना हमें टोटल 90 बल्कि 100% हमें कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ लेके जाना चाहिए। कंसेप्चुअल स्टडीज़ तो राना अंसर साहब तब होंगी ना जब हम ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बहस से बाहर निकलेंगे। इसके ऊपर भी आऊँगी, अभी मैं काशिफ इफ्तिखार साहब की तरफ जाना चाहूँगी। काशिफ साहब, आपसे भी ये सवाल करूँगी कि ये जिस तरह अंसर साहब कह रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, बोर्ड सिस्टम है, एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है कि वहाँ पे बच्चे चीटिंग करते हुए पकड़े गए, इवन दो के वो जो एग्जामिनर्स होते हैं वो भी साथ ही होते हैं, बूटी माफिया भी, सारा कुछ होता है। तो आप इसके हवाले से क्या एड्रेस करेंगे, किस तरह अपने इन लीकेजेस को या लूप होल्स को बेहतर कर सकते हैं हम? देखें जी, इसमें एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है वो आपका बूटी सिस्टम का अंदाज भी है। अंदाज? जी यस, जो इन्विजिलेटर्स थे हाँ वो भी जाली थे। जाली थे? जी, एक इन्विजिलेटर ऐसा है जो 10 साल से काम कर रहा है, अच्छा, पकड़ा वो अब गया, अच्छा, 10 साल से वो और यही कर वो रहा है। मतलब अब वो सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं है? नहीं, और वो 10 साल से तो कामयाबी से कर रहा था। सही, और फिर अब वो हमारे जो मिनिस्टर साहब है, राणा साहब, उन्होंने उसको जाके उस पर एक्शन लिए। और मालागढ़ में आप देखें क्या हुआ, कंट्रोलर का बच्चा है, वो बैठ के अकेला एग्जामिनेशन दे रहा है, आपका पूरा मीडिया अच्छा, भरा पड़ा जी। वाह वाह, आपके बच्चों ने मोबाइल्स खोले हुए, सरेआम किताबें खोली हुई हैं, और उनकी जो वीडियोस हैं वो लीक हो चुकी हैं, आपकी पूरी नेट पे मौजूद है। आप जब इस निज़ाम से बच्चे को निकालेंगे, हम प्रमोट क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली प्रमोट ये कर रहे हैं कि एक मैं जुमला बताऊंगा जो कि आपके तवज्जुह से मैं स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहता हूँ कि आज का काम आज की बुनियाद पे करें, इसको कल पे ना डालें। जब हम डेली के लिहाज से पढ़ना पसंद नहीं करते तो होता क्या है कि जब एग्जामिनेशंस करीब आते हैं और 2-3 माह रहते हैं, बच्चे पे चूंकि प्रेशर आता है, प्रेशर लेने को वो एक्सेप्ट भी करता है क्योंकि सारा साल वो इजी बैठता है। हाँ जी। फिर वो रटे की तरफ आता है, फिर वो गेस्ट पेपर्स की तरफ जाता है, फिर वो सेकंड ऑप्शंस को चूज़ करता है। इसमें पेरेंट्स और टीचर्स और तालीमी अदारे, स्कूल्स वगैरह, ये तमाम को ये एक सिस्टम पे चलना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स को ये कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा कि आज का काम कल पे ना डालो, इसको आज कर लो। जब आप एक पूरी बुक है उसमें से आप कहते हैं जी 4 चैप्टर तैयार कर लो, मैं कहता हूँ कि टीचर्स को भी नहीं चाहिए कि वो बच्चों को इस तरह प्रमोट करें इन बातों पे कि आप 4 चैप्टर तैयार करें, इनमें से पेपर आ जाएगा, या ये आप कर लें, इनमें से पेपर आ जाएगा। दिस इज़ रॉन्ग, द कल्चर इज़ रॉन्ग। कल्चर तब आपका ठीक होगा जब आप उसको चेंज करेंगे। जैसे आपके कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन होते हैं, ये नहीं कि मैं कैम्ब्रिज को ही प्रमोट कर रहा हूँ,
मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में ये निज़ाम आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगर चेंज रिक्वायर्ड है तो होनी चाहिए, उससे आपके कंसेप्चुअल स्टडीज़ का रुझान आएगा, आप इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटीज़ फ्यूचर में आपके मुल्क में पैदा होंगी। अच्छा, अंसर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताइए कि हम जैसे ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो साथ ही साथ उनको अकेडमीज़ भी हम भेज देते हैं, पेरेंट्स भेज देते हैं। तो अकेडमीज़ में, मतलब मैं भी एकेडमी पढ़ी हुई हूँ, मैं इसको अकेडमी कल्चर को कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, बट अकेडमीज़ का कल्चर ये होता है कि वो अपनी ही स्टडी करवा रहे होते हैं और स्कूल अपनी स्टडी करवा रहा होता है। तो इस तरह भी बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, वो किस तरह मैनेज करेंगे? क्या आपको लगता है कि इस वजह से भी बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो कम आ रहा होता है कि स्कूल में अलग पढ़ाई हो रही है, एकेडमीज़ वाले अपनी अलग पढ़ाई करवा रहे हैं, दोनों का कोई मैच ही नहीं है, उस वजह से भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं? नहीं, देखें कि वैसे तो हमेशा ही जो टॉपर पोजीशंस के स्टूडेंट रहे हैं, जिस तरह इस दफ़ा 1190 बच्चे के टॉप हैं, वो दानिश स्कूल का स्टूडेंट है। हाँ जी। पिछले साल 1090 स्टूडेंट थे, 1090 मार्क्स थे जो बॉयज़ में पोजीशन थी। अच्छा, उसमें इस स्टूडेंट ने तो कहा है कि मैं एकेडमी नहीं जाता। ठीक है। अब जो पिछला स्टूडेंट था वो हमारा स्टूडेंट भी था। अच्छा। ठीक है, वो 2 इयर्स 9th में भी और 10th में भी एकेडमी पढ़ा। अच्छा। तो मैं ये समझता हूँ कि एकेडमी वाले कोर्स तो अलहदा नहीं पढ़ाते। ठीक है, ये आप कह सकते, बुक्स वही हैं, चीज़ें वही हैं, हाँ, सिलेबस तो वही होता है, सिलेबस वही है, सिर्फ उन्होंने अपने मुताबिक टेस्ट सिस्टम को लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने अपने मुताबिक कोर्स को लॉन्च किया हुआ है। जो स्टूडेंट सुबह के टाइम स्कूल पढ़ता है, सेकेंड टाइम वो एकेडमी पढ़ रहा होता है, वो टेस्ट सिस्टम उनका स्ट्रांग होता है, उनके टीचर्स स्ट्रांग होते हैं, बच्चा उसको सीरियस ले रहा होता है। अच्छा। और वो तैयारी में ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, स्कूल से जब स्टूडेंट जाता है तो स्कूल का कोर्स उसने पढ़ा होता है कहीं ना कहीं किसी लेवल पे, तो एकेडमी वाले उसको ना समझ लें कि उसको पॉलिश करते हैं। मैं ये मतलब ऐसा नहीं है, ये वैसे कहा तो जाता है कि एक स्कूल ही इनफ स्टडी है, तो मैं समझता हूँ कि एकेडमीज जो हैं वो स्कूल के रिज़ल्ट को इन्हांस कर रही हैं। अच्छा। उसको ज़्यादा बेहतर कर रही हैं। अच्छा। ठीक है, इसकी वजह से मैं बताता हूँ ना, स्टूडेंट्स का, पेरेंट्स का ज़्यादा अतमाद इसी वजह से उन पे बढ़ रहा है कि वो उनका जो सिस्टम है वो किसी एकेडमी ने 490 सिस्टम टेस्ट सिस्टम किया हुआ है, किसी ने डेली टेस्ट सिस्टम किया हुआ है। फिर बात वही आ जाती है कि जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर 72% था लाहौर बोर्ड का, 74%, इस दफ़ा 69% आया। तो फिर स्कूल्स और एकेडमीज मिलकर भी रिजल्ट उतना नहीं लेकर आ रहे, बढ़ा नहीं रहे, कम करते जा रहे हैं। तो फिर ये मतलब दोनों ने मिलकर अगर चलाना है तो फिर तो हमारा रिजल्ट बढ़ना चाहिए, ना कि कम होना चाहिए। नहीं, इसमें देखें जो रिज़ल्ट है 5% फॉर एग्जांपल डिक्रीज़ हुआ है, ये कोई और वजह होती है। अच्छा। ठीक है, ये वजह ओवरऑल मतलब ये एकेडमी और स्कूल की अपनी जगह पे नहीं है। ये पेपर तो मैं समझता हूँ कि पेपर्स का जो क्राइटेरिया है वो इतना इजी आता है कि वो हर स्टूडेंट तकरीबन जो थोड़ा पढ़ता है ना, जी। वो पास हो जाता है। अच्छा। लेकिन हाँ, जो स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं पढ़ते या बिल्कुल उनकी इंटेलेक्चुअल या पेरेंट्स की तरफ से या स्कूल की तरफ से उनका रुझान स्टडी की तरफ नहीं है, वो ज़ाहिर फेल हो जाते हैं। ठीक है, हमने उसको क्लियर करना है। ठीक है, वो तो है ही है अपनी जगह पे। लेकिन एकेडमीज़ जो है, ये जहाँ तक एकेडमीज़ की बात है, वो मैं समझता हूँ कि इवनिंग सेक्टर में 3 to 8 जो है बच्चे को बड़ा पॉलिश कर रहे हैं और बड़ा बच्चे का रिजल्ट बूस्ट कर रहे हैं बच्चे के लिए, मतलब उसको डिफरेंस के। और इसमें बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जो सुबह के टाइम स्कूल नहीं भी जाते हैं। हाँ, ये भी है, उनके लिए तो बेहतर हो सकता है। वो भी बच्चे ऐसे होते हैं जो इवनिंग स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है। चलिए, लास्ट मिनट चल रहा है, काशिफ साहब आपसे लास्ट पैगाम लेना चाहूँगी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी, मैं यही कहूँगा कि मेरी बहुत रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ कि अपने बच्चों के मामले में बहुत कंसर्न। ठीक है। और हमारे टैलेंट बहुत है नौजवानों में, बिलीव मी जी। तीसरे नंबर पे आना कोई दुनिया में विदाउट रिसोर्सेज ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं उस चीज़ को थोड़ा फोर्सी कर रहा हूँ कि एक चीज़ हम शायद ज़ाया कर रहे हैं अपने बच्चों को। सही। उनके अंदर स्किल्स डालें, क्लास 1 से हम रिक्वायर्ड कर रहे हैं आपके तवज्जुह से कि प्लीज़ सिलेबस को चेंज किया जाए और स्किल्स जो है ना उसको ऐड ऑन किया जाए। आप देखिए कितना रिजल्ट आता है। ठीक है जी। काशिफ इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना अंसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं उस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ लाहौर शहर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो जनाब लाहौर शहर में अब्र रहमत वक्फे वक्फे से बरस रही है, बल्कि कल बरसी है और क्या खूब बरसी है, और उसके खूब बरसने की वजह से हमारा जो शहर लाहौर था वो भी डूब चुका था, जिसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इंतज़ामात किए गए हैं। बिकॉज़ जो PTM है वो तो रेड अलर्ट जारी कर चुका है, हाई अलर्ट भी जारी कर चुका है कि इस दफ़ा जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा बरसेंगी, उसकी कह लें कि इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो कल भी हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बारिश बरसी है, मुख्तलिफ़ इलाके जो है लाहौर शहर के वो ज़ेरे आब आ चुके थे। तो क्या सूरत हाल थी, वासा की ख़ास तौर पर जो परफॉर्मेंस है वो कल के दिन कैसी रही है, आगे आने वाले दिनों में भी बारिशों का जो ख़दशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। प्रेडिक्शंस हैं 15 जुलाई तक बारिशें यूं ही बरसती रहेंगी, आज भी इवन दो के प्रेडिक्शन है बारिशों की। तो क्या परफॉर्मेंस थी वासा की कल की, और आगे का क्या लायामल अपनाया जाएगा वासा की तरफ से, इस पर बात कर लेते हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हैं। जैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जैन कल की सूरत हाल बताइए। वैसे तो आप दिन भर बता ही रहे थे सूरत हाल कि कहाँ पर कितनी बारिश हुई, पानी कहाँ पर खड़ा रहा, लेकिन कल हम आपसे नहीं पूछ सके, इसलिए हमने कहा कि आज आपको स्टूडियो में बुला के पूछें कि क्या सूरत हाल रही, कहाँ कहाँ पर जो पानी था वो उसका निकास नहीं हो सका फिलवा। मुनीबा, ये जो गोइंग वीक है इसके पहले दिन मंडे को आपने प्रोग्राम किया था, MD वासा आपके प्रोग्राम में थे, तो तब मैंने आपके साथ डिस्कशन करते हुए कहा था कि अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो कल इश्क का पहला इम्तिहान था और इम्तियाजी नंबरों से ही वासा पास हुआ है। नंबर 30 आए थे, वो उनको 3 एक्स्ट्रा इम्तियाजी नंबर दे के तो उनको पास कर दिया। कि सबसे अच्छी बात यह है कि लाहौर को ड्रेन आउट कर दिया गया, जहाँ जहाँ पे बारिशी पानी मौजूद था वहाँ से पानी का निकास मुमकिन हो गया। लेकिन जब तेज़ बारिश का आगाज़ हुआ तो उसके बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि लाहौर में अर्बन फ्लडिंग है, सैलाब आ चुका है। जिस सड़क पर नज़र दौड़ाई जाए, गली मोहल्ले को देखा जाए, हर तरफ निज़ाम ज़िंदगी मफलूज नज़र आ रहा था, लोग घरों में महसूर थे। और जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा कल बारिश थी शुमाली लाहौर के इलाकों में, एक मोरिया पुल से लेकर रिंग रोड तक के जो इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। और वासा के अदादो शुमार के मुताबिक कल बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। 44 साला। गुज़िश्ता बरस लाहौर में 291 बारिश हुई थी, 291 मिलीमीटर। तो तब कहा गया था कि 35 साला रिकॉर्ड बारिश का टूट गया। कल ताजपुरा के इलाके में 315 मिलीमीटर बारिश हुई है और वासा के अदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 44 साल में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी कल बारिश हुई। इसके अलावा लाहौर में 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे इलाके हैं जहां पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। लाइक जौहर टाउन में 101 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरह निश्तर टाउन के इलाके हैं वहाँ पर भी 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। कुर्तबा चौक में 125, इसी तरह लक्ष्मी चौक में 170 मुख्तलिफ और मुतअद्दिद इलाके हैं जहाँ पर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। ये तो सारे थे अदादो शुमार जो उनकी तरफ से जारी किए गए। इनके ऊपर भी रिसर्च करते हैं। सुबह मैं पोस्टमार्टम करते हैं इनका। मैं सुबह ना अपनी वालदा के साथ डिस्कशन कर रहा, मैंने उनको बताया कि माँ जी 44 साला रिकॉर्ड टूट गया बारिश का। तो उन्होंने कहा कि पुत्र है हर साल ही रिकॉर्ड तोड़ी जाते हैं। तो बात ये है कि काम का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, वैसे काम का भी रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। अब बात ये है कि कल जब इश्क का पहला इम्तिहान शुरू हुआ, तेज़ बारिश आई, तो वही तमाम पॉइंट्स डूबे जो गुज़िश्ता बरसों में डूबते रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या आपने कारकर्दगी दिखाई? फिर कौन सी सीवरेज लाइनें, कौन से वाटर टैंक्स, कौन सी हाजी कैंप स्टॉर्म वाटर ड्रेन, कौन सा अमला, कौन से इमरजेंसी कैंप, कौन सी मशीनरी? फिर तो इसका मतलब है कि आपने गुज़िश्ता सालों में कुछ भी नहीं सीखा, बस रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। बस रिकॉर्ड ही तोड़े हैं। अगर तो कल लक्ष्मी चौक में 2 से 3 फीट बारिशी पानी खड़ा है तो फिर आपकी क्या परफॉर्मेंस है? फिर ठीक है, फिर ये बुलंदो बांग दावे भी नहीं करने चाहिए कि हमने फलानी सीवरेज लाइन बिछा दी, फलाना वाटर टैंक बना दिया। नाबा रोड पे कल बारिशी पानी जमा है, सड़क नज़र नहीं आ रही,
तो फिर कौन सा पॉन्डिंग पॉइंट ख़त्म किया गया? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर, मॉल रोड के बाहर, जेल रोड पर, डेविस रोड पूरा भरा हुआ था डेविस हमारे रोड ऑफिस के पास। बिल्कुल डेविस रोड भरा हुआ था, जिसको नशेबी इलाका डिक्लेयर भी किया गया है। इसके अलावा शिमला पहाड़ी है, फिर ये जोहर टाउन, अल्लाह चौक, भल्ला चौक, ये सारे इलाके बारिशी पानी से भरे हुए थे। मौलाना शौकत अली रोड, कच्चा जेल रोड, फिरोजपुर रोड के एरियाज़, ताजपुरा बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, जहाँ पे आप इन्होंने वाटर टैंक बनाना है, फिर उसके बाद वसनपुरा, शादबाग, रिंग रोड के इलाके। आप मुझे नाम बताती जाएं, मैं आपको बताता जाता हूं कि ये इलाके डूबे हुए थे। ये तो वो फिर सारे इलाके थे जो ऑलरेडी कह ले के रेड लिस्ट में थे। हाँ, जो ऑलरेडी डिक्लेयर किए हुए हैं। करते क्या है कि हर साल एक लिस्ट जारी कर देते हैं कि लाहौर में ये 20 से 25 जो एरियाज़ हैं ये नशेबी इलाके हैं। अच्छा। और ये नशेबी इलाके इनको डिक्लेयर करके वो इससे बरी ज़िम्मा हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हमने तो उसको डिक्लेयर कर दिया, लो लेन एरिया डिक्लेयर कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से बारिशी पानी का अच्छा। निकास करेंगे। ज़रूरत इस समर की है। लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में डिस्कस हुआ कि जब आइंदा साल में मानसून की बारिशें हों तो एटलीस्ट आप 5 से 7 जो पॉन्डिंग पॉइंट्स है वो ख़त्म कर चुके हो। हाँ। जैसे इनका जो प्लान है, ताजपुरा जहाँ पे 315 मिलीमीटर बारिश हुई, उसके बी ब्लॉक में 14 लाख गैलन का एक वाटर टैंक बना देंगे। अगर वो वाटर टैंक बन जाता है तो वहाँ पे बारिशी पानी जमा नहीं होगा, अर्बन फ्लडिंग नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो वाटर टैंक बन जाता है? कब बनेगा? 2021 में आपने इस प्रोजेक्ट को परसीव किया, उसके बाद 2024 आ गया, अभी तक कागजों में है। हर गुजरते दिन के साथ उसकी लागत बढ़ती जा रही है, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता जा रहा है और आप उसको फाइलों से बाहर नहीं निकाल रहे। हर गवर्नमेंट आती है, बुज़दार साहब की गवर्नमेंट हो, परवेज़ लाई साहब की हो या मरियम नवाज साहिबा की हो, आप उस प्रोजेक्ट को मंजूर कर देते हैं, उसके ऊपर अमल करते नहीं हैं। ये वासा वाले जाएं, जाके पूछें उन ताजपुरा वालों से कि क्या आज तक उनके घरों से बारिशी पानी निकला है? कल 3-3 फीट उनके घरों में पानी जमा हो गया। एमडी वासा दौरे पर भी थे, हमने देखा कि सड़कों पर निकले हुए थे। गुलबर्ग का दौरा उन्होंने किया और एक और सड़क का भी उन्होंने दौरा किया था। मुनीबा देखें, सहाफियों तो उस को जगह पे नहीं गए जहाँ पे पानी था। मैं वही आपको अर्ज करने लगा हूँ, सहाफियों को और आम पब्लिक को अब समझ जाना चाहिए इस बात को कि इनके दौरों से बारिशी पानी का निकास नहीं होता। ये जो बारिशी पानी का निकास है ना, ये सिस्टम से होता है। सिस्टम को इन्हांस करने की ज़रूरत है। कल मैं लक्ष्मी चौक में खड़ा था, अच्छा। ये रिपोर्टिंग करने के लिए, तो इन्होंने एक ट्रक ला के खड़ा कर दिया बारिशी पानी के पास। जो भी गुजर रहा है वो आपस में कमेंट कर रहा है कि वासा की मशीनरी खड़ी है, बस ये पानी अभी इसका ड्रेन आउट हो जाएगा, मशीनरी काम कर रही है। इस दौरान दौरे भी चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी आ रही है, कमिश्नर साहब भी विजिट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी विजिट कर रहे हैं। मैंने वहाँ पे जो अरबाब इख्तियार और जो वासा के अफसरान मौजूद थे, मैंने उनको बताया कि ये जो आपने ट्रक खड़ा किया है ना, ये पानी को ड्रेन आउट करने वाला नहीं है, ये तो मलबा लेकर जाने वाला ट्रक है। अब मलबा लेकर जाने वाले ट्रक ने पानी को ड्रेन आउट कैसे करना है? पानी को ड्रेन आउट करना है सिस्टम ने। इस जो जेरे जमीन सिस्टम है, सीवरेज लाइनें हैं, सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने खड़ा किया हुआ था ना कि हम काम कर रहे हैं। असल में तो ये जो शोबदाबाजी है ना, इस शोबदाबाजी से बाहर निकलने की जरूरत है। ये नहीं तो क्या इनके पास वो जो ट्रक्स हैं जो पानी को करते हैं डिस्पोज ऑफ, वो नहीं है इनके पास? सर वो देखें, किसी जगह पे अगर किसी कोने खुदरे में पानी मौजूद है, किसी यू टर्न पे पानी मौजूद है या रोड साइड ड्रेन के ऊपर पानी मौजूद है, तो वो मशीनरी उस पानी को वहाँ से सक करके किसी जगह पे जाके ड्रेन आउट कर सकती है। अब यार जहाँ पे ये हज़ारों गैलन के हिसाब से पानी पड़ा हो, तो वहाँ पे ये ट्रक ला के खड़े कर दिए जाएं और कहें कि इससे पानी का निकास होगा, तो इससे पानी का निकास नहीं होता। ये आप जो इमरजेंसी रिलीफ कैंप देखती हैं ना, जहाँ पे मरियम साहिबा की फ़ोटो लगी हुई है ऊपर, ये सर सिर्फ बैठने के लिए है। अच्छा। कि बारिश हो रही है, समोसे पकोड़े मंगवाए जाएं, साथ में कोई कहवा या चाय मंगवाई जाए, और वहाँ पे उस इमरजेंसी रिलीफ कैंप में बैठ के तो वो चाय और समोसे पकोड़े खाए जाएं। ये इमरजेंसी रिलीफ कैंप पानी नहीं निकालते, ये इन्होंने पानी अवाम के लिए नहीं है। हाँ, ये अवाम के लिए नहीं है। ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये दिखावे करने से और तस्वीरें लगाने की बजाय ये जो तमाम फंड्स हैं ये सिस्टम को इन्हांस करने के ऊपर लगाएं। अगर लक्ष्मी चौक में बारिशी पानी हर बारिश में जमा होता है तो इसको किसी बड़े नाले के साथ कनेक्ट करें ताकि वक्त गुजरने के साथ साथ ये पानी का ड्रेन आउट हो सके। जहाँ पे ख़ियाबान फिरदौसी की सीवरेज लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं जो पानी का बर वक्त निकास नहीं करती, उसको तब्दील करें।
इस अमर का इंतजार ना करें कि दोबारा सड़क में शगाफ पड़े और एक और गाड़ी उसके उस अंदर शगाफ जा के अंदर चली जाए। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि अंदरून शहर में बारिशी पानी जमा होगा, कोई बिल्डिंग गिरेगी तो फिर हम उसके बाद कोई वहाँ पे लाइन बिछाएंगे। ये शोबदाबाजी से बाहर निकल के आवाम की खिदमत की ज़रूरत मतलब है। मॉनसून से पहले वो जो ड्रेनेज सिस्टम को साफ़ किया जाता है, सीवरेज लाइंस को साफ़ किया जाता है ताकि पानी का निकास जल्द से जल्द हो सके, वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये पानी खड़ा हो रहा है। यहाँ पर वो इतने बोसीदा हो चुका है हमारा सिस्टम कि वो अब हैंडल ही नहीं कर पाता है। देखिए मुनीबा, जहाँ तक बात है ना कि ये नालों की डिसिल्टिंग के हवाले, हाँ। वो तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वो चलता ही रहता है। लेकिन लाहौर में इस वक्त बारिशी पानी के निकास के लिए, मैं रिपीट करता हूँ कि बारिशी पानी के निकास के लिए किसी तरह का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। अच्छा। वही सीवरेज लाइनें जहाँ पे गटरों का पानी ड्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं को ही हम स्टॉर्म वाटर के लिए इस्तेमाल करते हैं। जबकि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जहाँ पर ज़्यादा बारिशें होती हैं, वहाँ पर 2 सिस्टम पैरेलल चल रहे होते हैं। एक सिस्टम जो कि प्योरली बारिशी पानी के निकास के लिए होता है और एक गंदे पानी के निकास के लिए होता है। वो करते ये हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक, उनकी मैनेजमेंट ऐसे करती है कि बारिशी पानी के निकास के लिए जिस सिस्टम को यूज़ किया जाता है, वो उसके बाद उस पानी को पीने के काबिल बनाते हैं या दीगर कामों के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं, क्योंकि वो तो लाइनें साफ़ हैं। हमारे पास जो ड्रेन वाटर की डिसिल्टिंग के लिए लाइनें हैं, सीवरेज लाइनें हैं, वो ऑलरेडी गंदे पानी से भरी हुई हैं, ऊपर से हम उसमें बारिशी पानी को भी डाल देते हैं। हमारा सिस्टम इस काबिल नहीं है कि हम 100 से 150 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश को अफोर्ड कर सकें। और कल हमने 315 मिलीमीटर। अब मैंने अपनी बात के आगाज़ में कहा कि वासा को इम्तियाजी नंबरों से पास करते हैं। पास इसलिए करते हैं कि उन्होंने इतने रिसोर्सेज के बावजूद, इतने सिस्टम के बावजूद जो पानी का निकास मुकम्मल कर लिया। अब ये बात ये पानी जो कल की बारिश का पानी है, ये वासा के सरों से ऊपर जा चुका है। अच्छा। अब इसके ऊपर हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत दिखावे की सियासत करने की बजाय लाहौर का सिस्टम को इन्हांस करने के ऊपर सियासत करे। अगर ये सिस्टम इंक्रीज कर दे तो जब 5 साल बाद ये इलेक्शन की तरफ जाएं। देखिए मेरी बात सुने, चले जो भी हुआ है, बहुत से इलाके जिस ज़ेरे आब आ गए थे, लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है कि इस दफ़ा कोई अंडरपास जो है ना, उसमें पानी नहीं खड़ा हुआ। हाँ, ये अच्छी बात है और अल्लाह करे कि ये अंडरपासेस में बारिशी पानी ना जमा हो। असल में होता ऐसे है कि जब वासा की अटेंशन दीगर कामों के ऊपर डाइवर्ट हो जाती है तो अंडर पासिस की मशीनरी को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। अगर एक भी पंप जिसने स्टॉर्म वाटर को ड्रेन आउट करना है वो ख़राब हो जाता है तो अल्टीमेटली जो अंडर पासिस हैं वहाँ पर बारिशी पानी जमा हो जाता है। कल मुस्लिम टाउन अंडरपास और जेल रोड अंडरपास में 1 से 1.5 फीट तक बारिशी पानी जमा होने की इतलात मौसूल हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये उसी वक्त उसको ड्रेन आउट कर दिया गया। अदरवाइज़ जो माजी में बारिशें हुई उसमें देखा गया कि कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास में गाड़ियां बाकायदा तैर रही थी कश्तियों की तरह। फिर उसके बाद लास्ट ईयर भी तो मिली थी ना। हाँ, लास्ट ईयर कलमा अंडरपास से जो नहर का पानी था वो ओवरफ्लो होके वहां तक पहुंच गया अंडरपास में, तो अंदर मछलियां तैरती रहीं। तो इसी तरह का लक्ष्मी चौक में बच्चों को मसनूई स्विमिंग पूल मिल गया, वो वहाँ पे नहाते रहे। ताजपुरा की आबादी के जो बच्चे हैं वो 3-3, 4-4 फीट बारिशी पानी में अटकेलियां करते रहे। सही। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बारिश के बाद पानी जमा भी होता है और लेकिन एंजॉयमेंट भी होती है, लेकिन फिर भी ड्रेन आउट काम हमें नजर आना चाहिए, परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए कि जिस एक चीज़ के लिए एक इदारा बनाया गया है उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसको फंड्स दिए जा रहे हैं और एट द एंड इन द रिजल्ट वो हमें कोई परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा रहा, तो क्या फ़ायदा फिर उस इदारे का हमें। मैं समझता हूँ मुनीबा एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि 100 मिलीमीटर बारिश होगी 1 घंटे में ड्रेन आउट हो जाएगी, 200 मिलीमीटर बारिश होगी 4 घंटे में ड्रेन आउट हो जाएगी। इस तरह का एक परफॉर्मा आवाम को दे दें ताकि उनको पता चले कि हमने बारिश की इतनी देर बाद अपने दफातर और कारोबारी मराकज़ पे जाके अपने मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ इस तरह का शेड्यूल इनको बना देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है वो शेड्यूल आवाम के लिए नहीं, पहले वासा के लोगों को देना पड़ेगा ना, ताकि उन्हें पता चले कि हमने इसमें जो है ना वो ड्रेनेज का काम करना, तब हमने आवाम को सहूलियात देनी है। तो ये जनाब सूरत हाल थी कल की, ख़ास तौर पर कि बारिश बरसी और बारिश के बाद क्या सूरत हाल थी लाहौर की और कौन कौन से जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आ चुके थे और किस तरह
वासा ने जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। इस पर बात करने के लिए शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस पर बात कर रहे थे वासा के हवाले से। अब कुछ बात कर लेते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। और जनाब, हमने एक सीरीज़ आपको पता है शुरू कर रखी है, और लिटरली अभी भी मैं ऑफ द कैमरा बात कर रही थी एम फवाद साहब के साथ कि हफ़्ता यूं गुजरता है। अभी लास्ट वीक हमने एनुअल लीव्स पर बात की थी कि लीव्स लेना कितना ज़रूरी है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर उसने अपनी एनर्जी को दोबारा से बहाल करना है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना है। और आज हफ़्ता आ चुका है और दोबारा से हमने उनसे बात करनी है। तो आज भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है, वो है चेंज के हवाले से, चेंज मैनेजमेंट के हवाले से, कि जो एक चेंज होता है उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, उसको किस तरह यूज़फुल बनाया जा सकता है। बिकॉज़ आप किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या किसी और सेक्टर में हो, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, तो हर जगह पे चेंज आता है, रोटेशन आती है, जिसमें बहुत से पुराने एम्प्लॉयज़ को निकाला जाता है, नए को ऐड ऑन किया जाता है, और एक कह लें कि थ्रेशोल्ड भी होता है, और दूसरा एक चैलेंजिंग सिचुएशन भी बन जाती है जो पुराने वाले एम्प्लॉयज़ वहाँ पर होते हैं, और दूसरा उन्हें एक कह लें कि डर भी लगा रहता है कि नई चेंजिंग्स आ रही है, इन्वेंशंस आ रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनसे किस तरह हमने कोप अप करना है, अपने आप को किस तरह बेहतर करना है, अपने आप में चेंज लेकर आना है या नहीं लेकर आना, किस तरह का चेंज लेकर आना चाहिए। तो इस पर आज हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। फवाद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, फवाद साहब, जिस तरह मैंने बात की कि चेंज बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ किसी शोबे में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए भी और आपकी लाइफ के लिए भी, ऑन गोइंग लाइफ के लिए भी चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे बताइए कि चेंज मैनेजमेंट है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? देखिए, एक तो एक आफाकी हकीकत के तौर पे हम इसको लेते हैं कि अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत मिसरा है, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। अच्छा। यानी सिर्फ एक वो जो है तगय्युर चेंज है, सिर्फ वो सस्टेन करती है, बाकी सब चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज। यानी हर वक्त जो चीज़ है वो चेंज होती चली जा रही है, ये एक ठहरने वाली चीज़ बजाते खुद वो जो है ना वो। और हर चीज़ बदल जाती है, अपनी हैयत, अपनी शक्ल बदलती है। तो ये इट इज़ वेरी मच ह्यूमन। कहा जाता है कि तकरीबन 3 से 6 महीने के अंदर आप भी मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं फिजिकली। अच्छा। आपके सेल्स चेंज हो जाते हैं। जी जी जी, इस कदर तेज़ आपके अंदर, क्योंकि एजिंग तो वक्त के साथ साथ हो रही है ना मुसलसल। चाहे आप बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं या जवानी से बुढ़ापे की तरफ, तो चेंज आपकी बॉडी में आ रही है। लेकिन अगर आप उसको रजिस्ट कर रहे हैं, आप किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ अगर कद 5 फुट 5 है तो बच्चा 5-6 ना हो जाए जो, तो फिर आप अगेंस्ट द नेचर चल रहे हैं। ओके। सेम गोज फॉर ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड एक समझ ले एक पॉजिटिव साइन होता है, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है, एक्सपेंड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयज़ फिर नए हायर हो रहे होंगे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो रही हैं, हायरार्कीज़ नई डेवलप हो रही हैं, सिस्टम इंप्रूव कर रहे हैं। और अगर गॉड फॉरबिड कोई इकोनॉमिक क्रंच है आपको, या कोई आ गया नई सॉरी नई जो इंटरवेंशंस आ रही हैं, डिजिटल इंटरवेंशंस, आपको ले ऑफ्स करना पड़ रहे हैं, दैट मीन्स चेंज इज़ हैपनिंग, इट इज़ वेरी मच देयर। सो आपको यू हैव टू लर्न टू लिव विद इट। अच्छा जी, ये सबसे पहली और बुनियादी चीज़ अगर मैं कहूँ, हमने मेरा अपना चेंज मैनेजमेंट की जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है, इस पे काम भी किया, कंपनीज में रन भी किया। तो सबसे पहली चीज़ जो हम समझाने की कोशिश करते हैं कि डोंट रिजिस्ट चेंज। ये कोशिश ना करें कि आपकी कंपनी में कोई नई चीज़ें आ रही हैं या कुछ हो रहा है तो उसको आप रिजिस्ट करें कि जो पुराना था वो ठीक था, अब जो नया आ रहा है वो गलत आ रहा है, वो उसमें कोई प्रॉब्लम। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। हमेशा आप देखें, आप लोगों को ये बहुत फेस करना पड़ा होगा रिसेंटली कि हम जो ज़रा आपके पुराने हैं, हम कहते हैं जो हमें पता है वो आपको नहीं पता, राइट। तो सबसे बड़ा ये वाला जो डायलेमा है, होता क्या है कि हम एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस और सिस्टम पे मास्टर करके 2-3 लेवल्स लैडर पे चढ़ चुके होते हैं तरक्की के। जब आप आते हैं न्यू कमर्स, तो हम कहते हैं आपको क्या पता, आपको नहीं पता कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या क्या कुछ होता है, हमने पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने इतनी मेहनत की है, आपको क्या पता 2 दिन में आपने क्या सीख लेंगे। नो, आपको कहते हैं कि अगर आप किसी यंग लॉट में किसी को देखते हैं काम करते हुए और आप कहते हैं और आप वाओ नहीं कहते, अच्छा, तो इसका मतलब है आप बूढ़े हो चुके हैं। चाहे आप 26 के हैं और 24 साल के नौजवान कहते हैं कि वाओ ही इज डूइंग वेल,
तो फिर आप ठीक है, फिर आप आप जिंदगी के जवान साथ चल रहे हैं, जवान है, फिर आप अब चल चेंज रहे हैं। लेकर आते जा रहे हैं। Exactly, अच्छा, अब exactly. जैसे आपने सीईओ की बात की है, टॉप मैनेजमेंट की बात की है, तो अब जो ये चेंज मैनेजमेंट है, ये क्या टॉप टू बॉटम आती है या बॉटम टू टॉप जा रही होती है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में हमेशा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम ऑलवेज। Okay. ये चीज जहन में रखना बहुत जरूरी है। उसकी वजह ये है कि डिसीजन मेकर्स टॉप पे टॉप हैं। पर होते हैं। अगर लेट्स से मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपसे एक बड़ी दिलचस्प एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने बड़ी अर्ली ब्लेंडेड लर्निंग एक सर्टिफिकेशन कर ली जिसमें ई लर्निंग और ये सारा कुछ था। अच्छा। आई रिमेंबर आई वाज वन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट जबकि ये बात है, तो मैंने 2-3 जगहों पे इसको सेल करने की कोशिश की ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा। कि ये आ रहा है, नई चीज़ है, आप इसको करें। बट द टॉप टियर was not willing at that moment कि इस पर इन्वेस्ट किया जाए। अच्छा। तो आई वांटेड देम टू इन्वेस्ट सम मनी कि इस पर आप लोगों को ट्रेन करें, आपका एजाइल हो जाएंगे सिस्टम, दुनिया बदल रही है। अच्छा, मज़े की बात है, ये 2016-15 की बात है जब मैंने ये किया था। सो फॉर 2-3 गुड ईयर्स ये उनका ये डिसीजन ठीक रहा। सो अपेरेंटली उनकी तरफ से जब एक विलिंगनेस नहीं है, ये 2 साल अगर काम नहीं हुआ तो इट वॉज गुड डिसीजन। कुछ 4 सालों में जब कोविड आया, हाँ। फिर ई लर्निंग की जरूरत महसूस हुई, आ गई, हाँ। उसके बाद ब्लेंडेड लर्निंग उठना शुरू हुआ। फिर उनको अंदाजा हुआ कि वो अहमद फवाद 3 साल पहले 4 साल पहले ठीक कह रहा था। सो अब मैं इस पे अगर कहूँ कि हाँ आई वाज राइट तो मैं खुश हो सकता हूँ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल नीड चूंकि टॉप से ट्रिकल डाउन नहीं हो रही थी तो इट डिड नॉट वर्क। सो जो चीज़ें वहाँ से होती हैं उन्होंने टॉप टू बॉटम होगी तभी। इट इज़ ऑलवेज टॉप टू बॉटम। तो इस पे अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप समझते हैं कि Okay. आपने अर्ली फोर्स ही कर लिया और मैनेजमेंट नहीं कर रही, तो आप रंजीदा होकर बैठने तो बैठ जाएं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करें कि ये हमेशा टॉप टू बॉटम होगी। ऑर्गेनाइजेशनल चेंज कम्स फ्रॉम टॉप, Okay. बॉटम उसको फैसिलिटेट करता है उनके सही। डिसीजंस के मुताबिक। ऑलवेज ऑलवेज टॉप टू बॉटम ही है जी। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि ये जो चेंज मैनेजमेंट है ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर में ही क्यों होता है या क्यों ज़रूरी है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना क्यों नहीं है? दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। इसमें मुनीबा बड़ा अपने पेन पॉइंट को हिट किया है। कॉर्पोरेट सेक्टर असल में अगर मैं कहूँ कि पैसे होते हैं तो वो इन्वेस्ट कर देते हैं लोगों पर। अच्छा। कि हम एक चीज़ लेके आ रहे हैं, अगर हमने $10 प्रोडक्ट लॉन्च करने पे लगाए हैं तो $2 हम लोगों को में इसकी एक्सेप्टेंस लाने में लगा देते हैं। अच्छा। दैट इज़ वाई वो चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम रन करते हैं। चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स आर नेवर एक्सपेंसिव। तो आप लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि ये नया सिस्टम आया तो आपने इसको एक्सेप्ट करना है, आपका फ़ायदा इसमें ये है। तो जो कंपनीज नहीं करती उनमें फिर उनको उतने ही पैसे लगाने पड़ते हैं क्योंकि लोग छोड़ के जाना शुरू हो जाते हैं, वो तंग होते हैं। देखें, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ किया, लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों करते हैं रेजिस्ट लोग चेंज को? होता ये है, मैंने एक पैटर्न सीखा 10 सालों में, और आपने नया सिस्टम लॉन्च करके मेरे एक्सपीरियंस को ज़ीरो कर दिया। क्योंकि वो तो सिस्टम खत्म हो गया, और जो नया एम्प्लॉय था जो मेरा सबॉर्डिनेट था वो मैं बराबर हो गए स्किल वाइज। दैट इज वाई मैं रजिस्ट करूंगा, वो एक्सेप्ट कर सकता है, मैं रजिस्ट करूंगा। अच्छा। तो रजिस्ट करने में सबसे बड़ी वजह ये होती है कि लोग अपने आप को समझते हैं कि हमारा पिछला एक्सपीरियंस जीरो हो गया। तो अमूमन ये रीजंस होती हैं जिसकी वजह से लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते उस चेंज को। तो उनको आपको ये बताना है कि डोंट वरी, आपका एक्सपीरियंस कहीं नहीं जा रहा। अच्छा। जो स्किल्स हैं आपकी, पीपल मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, दे आर देयर। तो आप रिलैक्स होकर नया सिस्टम सीखें। अच्छा। अपने आप को अलाइन करें कि नया सिस्टम आप कैसे सीख सकते हैं, और इसकी वजह से आपके करियर की लॉन्गेविटी है। आप अगर 40 साल काम करना चाह रहे हैं ज़िंदगी के वर्किंग डेज में, तो आप नई चीज़ें सीखते चले जाएंगे तो इम्प्रूव होगा। अगर आप इसी खुमार में रहेंगे कि मैं तो सीनियर हूँ और ये बच्चा कल कहाँ सीखे मुझसे, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, इसको क्या पता, कंपनी बेवकूफ़ है जो इसको प्रमोट कर रही है, तो फिर आप इसी में ही फोत हो जाएंगे, आप ग्रो नहीं करेंगे। सो फॉर दिस, जैसे आपने बात की, चेंज मैनेजमेंट को आपने अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं या दूसरी कंपनी से, तो आपको बहरहाल उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि वो बोलते हैं अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो अगर आपने $2 एम्प्लॉयज़ पे लगा के उनकी में एक्सेप्टेबिलिटी ले आए, तो वो आपके $10 की $12 की इन्वेस्टमेंट को 50 कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने वो सेव करने की कोशिश की और लोगों को नहीं समझाया, तो फिर आपका वो वेस्ट गया जी, आपका जो पीपल वाले पे क्रॉस लग गया, बहुत क्रॉस लग गया, क्योंकि उनमें एक्सेप्टेंस नहीं आएगी और आपकी वो चीज़ नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि चेंज मैनेजमेंट में जो चेंज एजेंट होता है उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है? सबसे वाइटल यही है। जैसे मैंने कहा, और होता कौन है चेंज एजेंट? अच्छा, ये वेरी गुड क्वेश्चन। होता कौन है? ये टॉप 3 में फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप रन करते हैं, आपने जैसे मैंने कहा कि बोर्ड रूम मीटिंग कर लें, दूसरा टाउन हॉल मीटिंग्स कर लें। यानी बोर्ड रूम मीटिंग्स में मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर सकूं, एक में आपकी फर्स्ट लेयर है, सीईओ है, उसके साथ जो टॉप टियर है वो बैठे हुए हैं, उसके साथ वो अपना विजन शेयर करता है कि हम ये नया सिस्टम ला रहे हैं, तो इसमें ये कुछ होगा। तो आप देखेंगे कि अगर 10 लोग हैं तो 2 से 3 लोग होंगे
जो एक्टिवली सीधे होके बैठ जाएंगे कि अच्छा अच्छा तो दे आर द टॉप वंस जिनको आप पिक कर सकते हैं। हालांकि सब इक्वल लेवल पे हैं, वीपीज बट उनमें एक्साइटमेंट ज्यादा होगी, ये सीखने की वो लोग कर रहे होंगे। एब्सोल्युटली। फिर आप चलते हैं टाउन हॉल में, जिसमें आप तमाम एम्प्लॉयज को या मैक्सिमम एम्प्लॉयज को इनवाइट करते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीजें हम लेके आ रहे हैं। फिर आप देखते हैं कि बी लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर और इवन लास्ट लेयर में भी लोग आपको खड़े होकर सुनने लग जाते हैं कि अच्छा ये नई चीज आ रही है तो व्हाट विल आई डू इन हियर, राइट। वो फिर आपसे सवाल जवाब करते हैं। तो वो जो 3% है कंपनी के, जरूरी नहीं कि आपकी टॉप मैनेजमेंट हो, वो आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर में भी ऐसे हो सकते हैं। वो है चेंज एजेंट्स, दे विल बी वोकल अबाउट इट। हम चेंज एजेंट उनको कहते हैं जो आपके नया प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, वो उसकी चलती फिरती तस्वीर हैं। वो जहां पर बैठेंगे, जहां बात करेंगे, वो कहेंगे कि यार वो देखा नया सिस्टम कैसा आ रहा है। तो दूसरे जो पैसिव होके बैठे हैं वो कहेंगे कि यार क्या हर चौथे दिन नया सिस्टम आता है, हम क्या करें इसमें। वो कहेंगे नहीं नहीं, वो पहले वाले ऐसे नहीं थे, ये इस तरह का है, इसमें ये होगा। वो पर्सनली एक्साइटेड है। दीज आर द चेंज एजेंट्स। तो इनकी खास बात, जैसे मैं कह रहा हूँ, इनको पिक करना, इन पर नजर रखना, इनको डेवलप करना, क्योंकि सीईओ या चीफ और वीपी लेवल ये हर जगह पे नहीं जा सकता। तो हर जगह से उनको 2-3 चेंज एजेंट्स चाहिए जिनको वो पिक करें, हु आर वोकल अबाउट इट। मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था ना कि कुछ लोग होते हैं जो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं। कुछ हैं वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि वो आपके वकील बन गए, वो बता रहे होते हैं जाके कि ये बहुत अच्छा है, ये सेट बड़ा अच्छा। तो जब आपके नए सिस्टम के बारे में वो 3%, रिपीटेडली मैं कह रहा हूँ, ये वो है रिसर्च, इंटरनेशनल रिसर्च, आपकी पूरी कंपनी में वो 3% जो है, जब वो वोकल है, वो बात कर रहा है हर टीयर पे, तो वो एक्साइटेड करेगा बाकी अप्रोक्सीमेटली 60% को। वो खींच के लेके आएगा। लेकिन आखिरी जो 10% है वो रहेंगे, वो आएंगे आपको जब आप सब रन कर चुकेंगे, जब वो फील करेंगे साल के बाद कि यार हमने सिस्टम नहीं सीखा, हम इरेलेवेंट हो जाएंगे, 90% तो सीख चुके हैं, तो तब खुद ही भूल हो जाएंगे। एग्जैक्टली। सो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी ऑन दोज 3% एट फर्स्ट। चेंज एजेंट्स के ऊपर टॉप पे वो हैं। आई रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन, जरूरी नहीं कि ये आपके टॉप टीयर हो, आपके वीपीज हो, ये आपके एग्जेक्टिव लेवल भी हो सकता है, मिडिल मैनेजमेंट भी हो सकता है, सेकंड लेयर भी हो सकती है, टॉप भी हो सकता है। बट रिमेंबर दोज हैव टू बी वेरी एक्साइटेड अबाउट योर चेंज। ओके, उस चेंज के बारे में एक्साइटेड होना लाजमी है, फिर ही आप उनको पिकअप करें। अच्छा, दूसरा फवाद साहब, जैसे चेंज की हम बात कर रहे हैं, बिजनेस के तरीकों में हर दूसरे दिन तो चेंज आ रहा होता है, तब्दीली आ रही होती है, तो क्या कॉर्पोरेट सेक्टर में चेंज मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी क्या चलते जाएंगे या हर रोज उनमें भी चेंजिंग्स आएंगी? जी, मैंने जैसे आपसे कहा ना जैक वेल्च का प्रोग्राम, मज़े की बात यह है कि जैक वेल्च के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि जब आप इसको सीखते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर, उनकी सर्टिफिकेशन लेने के लिए आपको वहाँ पर अपना तमाम सबमिट करवाना होता है कि आपने क्या रन किया और उसकी क्या आउटकम हुई, और वो प्रोग्राम सर्टिफिकेशन आपकी 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाती है। सो आई क्वेश्चन देम कि ये 3 साल के बाद बाकी सर्टिफिकेशन तो एक्सपायर नहीं होती, ये क्यों होती हैं? उनका क्योंकि चेंज है। सो हर चीज़ अगर चेंज हो रही है तो इसमें भी नई चीज़ें आएंगी, नई चीज़ें शामिल होंगी। सो अगर कंपनीज ऐसा, चूंकि अब चेंज बहुत तेज़ी से आ रहा है, तो दे विल हैव टू इन्वेस्ट ओवर इट, एंड इफ इट गेट्स एक्सपायर्ड, गेट इट रिन्यूड। मतलब जिंदगी में हर चीज चेंज हो सकती है, बट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन योर लाइफ, कि जो बजाते खुद कभी भी नहीं चेंज नहीं होता। तो कभी भी कोई चेंज आए आपकी जिंदगी में, उसको एक्सेप्ट करें, पॉजिटिवली रहकर उसको एक्सेप्ट करें, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो आपको बेहतर होती नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो अहमद फवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि यहाँ पर आए। और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।